Before I should start, टाइम मैं आपको ये दे रहा हूँ कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम द प्रीवियस क्लास यू कैन डिस्कस। और ऐसा पॉइंट हो जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं, यू आर वेलकम। गिरजानंद, गिरजानंद खुद को आप अनम्यूट कीजिए। आपको समझ में आया क्लास, लास्ट क्लास? आपको आवाज जा रही है गिरजानंद? एनी डिस्कशन रिलेटेड टू लास्ट टॉपिक? सब कुछ तो नॉर्मल ठीक है सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं। एक बारी मैं बस रिकॉल कर दूं जो लास्ट क्लास में हम चर्चा किया था। मैंने आपसे ये कहा था कि सेल इंजरी क्या है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज सेल इंजरी, तो आपको ये कहना है अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी इंजूरियस स्टिमुलाई ए सेल undergoes some structural and functional modification। उसमें कुछ चेंजेज आएंगे एक सेल में अंडर द इफेक्ट ऑफ सम इंजूरियस स्टिमुलाई, अंडर द इफेक्ट ऑफ सम स्ट्रेस। सेल अंडरगोज सम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ। सेल के अंदर स्ट्रक्चर में भी चेंज आएगा, उसका वर्किंग में भी चेंज आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी। अभी कितना चेंज प्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करता है खुद सेल पे और इंजूरियस एजेंट पे। एक बैकग्राउंड आवाज आ रही है पीछे से किसी का, रेडियो बज रहा है क्या? उसको देखिए विकास, आप देखिए जरा, आपका आवाज तो नहीं आ रहा है, किसी का बैकग्राउंड से एक आवाज से आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा था, अब ये जो चेंजेस होंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ सम स्ट्रेस फैक्टर, ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो सेल पे खुद, होस्ट सेल पे, और दूसरा उस एजेंट पे जो ये इंजरी काउज कर रहा है। दोनों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब कौन स्ट्रेस हो सकता है, कौन इंजूरियस स्टिमुलाई हो सकता है, ये भी मल्टीफैक्टोरियल है। बहुत सारे काउजेज हो सकते हैं स्ट्रेस के। मैंने आपको बताया है हिपोक्सिया हो सकता है, फिजिकल एजेंट हो सकता है, केमिकल एजेंट हो सकते हैं, सब इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर हो सकता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको जानना है, ये जो चेंज आने शुरू होंगे तो सेल पे जो चेंज आ रहा है वो डिपेंड करता है किस पे? सिविरिटी, ड्यूरेशन, टाइप ऑफ द इंजूरियस स्टिमुलाई। अगर ये माइल्ड नेचर का है तो सेल रेसिस्ट करता है कि उसके अंदर कोई इंजूरियस चेंजेस नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल, कोई फंक्शन चेंज ऐसा नहीं है कि सेल का हेल्थ को इफेक्ट करे। तो वो एक मॉडिफिकेशन हो जाता है सेल में ऐसा, जहाँ पे वो हेल्थ, अपना हेल्थ स्टेटस बना के रखता है। इसको ना बोलते हैं एडाप्टेशन, ठीक है। ये एडाप्टेशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेशिया, डिस्प्लेसिया, मेटाप्लेसिया, इस तरह के चेंजेस होते हैं एडाप्टेशन। तो अगर माइल्ड नेचर का है, सेल उसको रेसिस्ट कर सकता है, तो अंडर इट्स कैपेबिलिटी वो चाहता है कि मैं अडॉप्ट कर जाऊँ कि न्यू स्टेडी स्टेट बट इन ए हेल्दी नॉर्मल कंडीशन, उसको हम बोलते हैं एडॉप्टेशन। अब या तो एजेंट बहुत ज्यादा सीवियर हो या ड्यूरेशन उसका ज्यादा परसिस्ट करे, तो ये जो एडेप्टेबिलिटी Excuse me, का, sir. हाँ बोलिए। सर कुछ लोग वेटिंग एरिया में है, उन्हें प्लीज एडमिट कर लीजिए। वेटिंग वाले के लिए भी मेरा एक मैसेज है, 10 बजे से क्लास है, तो ये लोग लेट से कैसे जुड़ते हैं? चलो मैंने एडमिट कर दिया है। हाउएवर, मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं ये कह रहा था कि अगर ये इंजूरियस स्टिमुलाई परसिस्ट कर जाए, या ऐसा ही हो इंजूरियस स्टिमुलाई की एडॉप्टेशन हो ही नहीं और डायरेक्ट इतना खतरनाक हो जाए सेल के लिए, तब उसमें कुछ रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस सेल में शुरू हो, कुछ रेसिडुअल इफेक्ट रह जाएंगे सेल में। अब ये जो चेंजेस काउज करेगा सेल पे, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज काउज करेगा, बायोमॉलिक्यूल। तो प्रोटीन पे कर सकता है, फैट पे कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट पे कर सकता है। अकॉर्डिंगली इसके चेंजेस का डिफरेंट नेम्स है, वो कोई और फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, जैसे प्रोटीनस डिजेनरेशन, तो उसमें क्लॉडिस हेलिंग पढ़ोगे, हाइड्रोपिक डिजेनरेशन पढ़ेंगे,
मिशनस डिजेनरेशन पढ़ेंगे, जैसे फैटी डिजेनरेशन तो उसमें फैटी चेंज पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज उसको पढ़ोगे, तो जिस जिस भी मॉलिक्यूल्स में चेंजेज होंगे उस तरह का इफेक्ट आपको दिखेगा और डिफरेंट नाम से उसको डिटेल में पढ़ना है। वो किसी और फैकल्टी को असाइन है, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग अभी तक बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये इंजरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को क्रॉस कर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो एजेंट है उसको हटा दिया आपने, या अगर ऑक्सीजन कमी थी तो आपने रीपरफ्यूजन कर दिया ऑक्सीजन का, तो सेल अपने नॉर्मल कंडीशन में रिवर्ट बैक कर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। अब एक कंडीशन आता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उसको अगर क्रॉस कर जाए, उस स्टेज को क्रॉस कर जाए, तो इतने प्रोफाउंड चेंजेज आते हैं सेल में कि आप उसको रीपरफ्यूज कीजिए या इंजूरियस स्टिमुलाई को हटा दीजिए, उसके बाद भी सेल का मरना तय है और फिर फाइनली सेल डेथ हो जाता है। सेल डेथ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस और एपोटोसिस। लिखते हैं एपोप्टोसिस, पढ़ते हैं एपोटोसिस, पी साइलेंट होता है, ठीक है। तो शुरू एक नॉर्मल सेल से होगा, एडॉप्टेशन हो सकता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकता है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकता है, फाइनली डेथ आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, ठीक है। इतना सारा हमने चर्चा किया था लास्ट में। उसके बाद में थोड़ा जो मैकेनिज्म है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एजेंट बहुत है, अब ये एजेंट कहाँ जाके क्या डैमेज काउज करेंगे, ये भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो कुछ प्रिंसिपल मैकेनिज्म है जिसको एटलीस्ट आपको जानना है। ये लास्ट क्लास से मुझे लग रहा है मैंने शुरू किया था उसमें, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि चेंजेस जब भी होगा तो हमेशा शुरू कहाँ से होगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल पे, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे। उसके बाद वो लाइट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंजेस दिखते हैं, फिर ग्रॉसली दिखते हैं। ये प्रिंसिपल मैकेनिज्म है जो किसी भी एजेंट के साथ ये सूट करता है, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है हमने बातें किया था। अब आगे बात करूंगा, स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ। इन द मीन टाइम मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आपको लगता है कि अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। स्लाइड दिख रहा है आपको? आप देख पा रहे हैं स्लाइड? Yes, sir. ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हमने किया था लास्ट क्लास में, जहाँ पे हमने रिडोल्फ विर्को का चर्चा किया था, जो फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी या मॉडर्न पैथोलॉजी है। ये सब बातें हो गई थी। रिगार्डिंग डिफिनेशन ये भी मैंने आपको थोड़ा भी समझाया, आपको ये सारे बातें डिस्कस की। अगर आप मोबाइल में इस स्लाइड को देख पा रहे हो, अगर मोबाइल से जुड़े हैं आप, तो ये बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ है ये समझने के लिए। सेलुलर एडॉप्टेशन, मैंने आपसे क्या कहा कि एक सेल, नॉर्मल सेल जब एडॉप्ट होता है तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ एट्रोफी और हाइपरट्रोफी, या हाइपरप्लेशिया या डिस्प्लेशिया या मेटाप्लेशिया। ये भी एक डिफरेंट चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं डिस्टर्बेंसेस इन ग्रोथ फैक्टर। ये डॉक्टर इमरान को शायद डिसाइड है, वो पढ़ाएंगे आपको। तो मैंने आपसे बताया कि सेलुलर एडॉप्टेशन में एक सेल इस तरह के चेंजेस हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, नंबर बढ़ सकता है, साइज बढ़ सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, उसके लेयर ऊपर नीचे हो सकता है, मगर उसका जो फंक्शनल एबिलिटी है वो मेंटेन रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर एडॉप्टेशन, ठीक है। इस स्लाइड में ये क्लियर है। अब देखिए नॉर्मल सेल है, ठीक है। नॉर्मल सेल एक नैरो रेंज में अपना होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। अब अगर कोई स्ट्रेस फैक्टर है जो माइल्ड नेचर का है, तो सेल में एडॉप्टेशन काउज करेगा। अगर ये स्ट्रेस फैक्टर या स्टिमुला इतना सीवियर है कि वो एडॉप्टेशन को एकदम बाईपास कर जाएगा, तो डायरेक्टली सेल इंजरी भी कर सकता है। और सेकंड चीज ये है कि जो माइल्ड नेचर का स्ट्रेस था, एडॉप्टेशन काउज कर रहा है, अगर वो परसिस्ट कर गया, उसका ड्यूरेशन लंबा हो गया, तब भी सेल का एडॉप्टेशन एबिलिटी क्रॉस कर जाता है और फाइनली सेल में इंजरी शुरू हो जाती है, सेल इंजरी शुरू हो जाता है, ठीक। अब ये सेल इंजरी दो तरह के होंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो माइल्ड नेचर का होगा, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम होगा एजेंट का, तो रिवर्सिबल होगा और रिवर्ट बैक करके नॉर्मल बन सकते हैं। इरिवर्सिबल होंगे तो फाइनली सेल डेथ होना है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसमें सारे वो कॉजेज हैं, जैसे हाइपोक्सिया है, फिजिकल केमिकल एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, इम्यूनोलॉजिकल है, जेनेटिकल है, न्यूट्रिशनल है, ये चर्चा हो गई है। मैं यहाँ तक पहुँचा था, मैंने आपको बताया था कि कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स है जो सभी सेल इंजरी में एप्लीकेबल है, जिसे मैंने कहा था कि सबसे पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चरल यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे
फिर लाइट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, और फाइनली ग्रॉसली आप देख सकते हैं वहाँ से ग्रॉस लेवल पे, ठीक है। दूसरा चीज़ ये जानते हैं आप, मैंने कहा कि जो इंजरी है वो डिपेंड करता है सेल पे भी और इंजीरियस स्टिमुलाई पे भी। यही बातें हैं इसमें। फाइनली जो अफेक्ट करेगा, ये जितने भी काउजेज हैं, ये जितने भी एजेंट हैं जो काउज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फाइनली 4 जगह पे अटैक कर सकता है सेल। 4 डिफरेंट साइट है जहाँ पर अटैक कर सकते हैं। कौन-कौन से? एक है सेल मेम्ब्रेन। आप जानते हो सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़रूरी है होमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। तो ये सेल मेम्ब्रेन पे अटैक कर सकते हैं। ये अटैक कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पे, एटीपी फॉर्मेशन पे। तीसरा ये अटैक कर सकते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन पे या बने हुए प्रोटीन का डीनेचुरेशन में। ये प्रोटीन 2 तरीके से है आपके बॉडी सेल्स के अंदर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसे कि जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हो गए, जो सेल का शेप दे रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है, उस तरह के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगे। और जो फंक्शनल प्रोटीन्स होंगे वो सारे एंजाइम्स होंगे। तो एंजाइम्स पे अटैक कर सकता है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन पे अटैक कर सकता है, और ये अटैक कर सकता है डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का। इन चारों पे अटैक कर सकता है। कौन कहाँ पे कर रहा है और किसमें पहले कर रहा है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एटीपी फॉर्मेशन कम होगा तो नेचुरली सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कम होगा। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन कम होगा तब भी सेल मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम होगी। सेल मेम्ब्रेन अगर प्रॉब्लमेटिक हो गया तब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, एटीपी फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो सारे 4 मैकेनिज्म है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना कि सबसे पहले ये हुआ होगा उसके बाद ये हुआ होगा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये जानना है कि ये 4 डिफरेंट साइट है जहाँ पे एक एजेंट डैमेज प्रोड्यूस करता है सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो गया, एटीपी फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया, और डीएनए आरएनए का ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इस स्लाइड की इतनी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास बेसिक चीजें हैं तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं आपको। एटीपी डिप्लेशन, एटीपी फॉर्मेशन कम होगा। कब कम होगा? या तो आप उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, तो एटीपी फॉर्मेशन होगा नहीं। या दूसरा तरीका एनर्जी के लिए क्या है? ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, जहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में ही आप तोड़ लेते हो ग्लाइकोजन को पायरुविक एसिड में, और थोड़ा एटीपी बनता है। ये 2 ऐसे जगह है जहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होते हैं। अगर एटीपी को हैम्पर करना है तो ऑक्सीजन को भी हैम्पर करना होगा, प्लस ग्लाइकोजन का सोर्स को भी हैम्पर करना होगा। नहीं तो ग्लाइकोजन अगर रहा, ऑक्सीजन नहीं भी रहा, तो थोड़े-थोड़े एटीपी बनता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट मतलब एडवांस्ड टॉपिक है। इसको हम अलग से डील करेंगे, एक अलग से ही इसका पूरा क्लास रखेंगे ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स का। तो यहाँ ज़्यादा मैं इसको डिटेल नहीं कर रहा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कैल्शियम होमोस्टेसिस। मैं कहता हूँ ना रिवर्सिबल है, फिर इरिवर्सिबल है। तो जिस समय ये कैल्शियम होमोस्टेसिस गड़बड़ हो जाए सेल का, तो समझ लीजिएगा कि रिवर्सिबल अब नहीं रह गया, वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। कैल्शियम का इतना वाइड स्प्रेड इफेक्ट है सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाए, इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम का बहुत जबरदस्त इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट है सेल के ऊपर। कैसे? क्योंकि ये एंजाइम्स पिछले बार में हमने बात किया था, फॉस्फोलाइपेज को एक्टिवेट करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, प्रोटीजेस को अफेक्ट करते हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, एटीपेजेस को अफेक्ट करते हैं जो एटीपी डिस्ट्रॉय करेंगे, एंडोन्यूक्लियसेस को अफेक्ट करते हैं जो न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्ट्रॉय करेंगे। फोर्थ ये हो गया कि डिफेक्ट इन द परमेबल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। सेल मेम्ब्रेन का जो परमेबिलिटी है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। एंड सबसे ये कौन है? माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हुआ तो एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा। इस 5 पॉइंट में 2 पॉइंट बिल्कुल ऐसे हैं। एक कौन सा है? ये माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, और एक मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। ये दोनों ऐसे हैं, अगर ये प्रोफाउंड हो गया, मतलब इसको आप ठीक नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तब समझ लेना कि सेल का मानना तय है और इरिवर्सिबल में चला गया। 5 पॉइंट्स में ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू इरिवर्सिबल। जैसे कभी कोई पूछ लेना आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इंजरी, तो डेफिनेशन में तो आप समझा दोगे, लेकिन अगर थोड़ा डीप पूछता है कि मुझे मैकेनिज्म बता, तो
अगर आपने ये छोड़ दिया कि इतने चेंजेज हो गए मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में या इतना डैमेज हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या वो रिवर्ट बैक नहीं हो, अगर इस पॉइंट को आपने छोड़ दिया तो इरिवर्सिबल वाला आपका डिस्कशन पूरा नहीं। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको आज का टॉपिक बेसिकली यही था, अभी तक मैं बैकग्राउंड में ही था। बेसिकली टॉपिक ये था मेरा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि इतने काउजेज हैं, इतने एजेंट हैं जो ये सेल इंजरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किसी एक को आप टिपिकल मान के उसको पढ़ोगे तो सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजुअली इन यूजीसी लेवल ये जो हाइपोक्सिक इंजरी है यानी लेस ऑक्सीजन सप्लाई है, उसको हम लोग बड़ा टिपिकल मानते हैं। दूसरा है फ्री रेडिकल यानी आरओएस वाला जो है, फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड सेल इंजरी। ये जो टॉपिक है, ये उधर ही मैंने कहा ये बात आपसे कि ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा डिटेल में एटलीस्ट वन क्लास सेपरेटली लेने का है। इसको मैं अलग से लूंगा आरओएस वाला। आज मैं इसको डील करना चाह रहा हूँ, लॉस लेस ऑक्सीजन सप्लाई अगर हो रहा है तो सेल में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको समझने के लिए अच्छा पहले ये देखो, मैं पहले बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें मैंने मॉडल क्या रखा है कि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है। जब हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी होगी, तो सेल में एटीपी फॉर्मेशन कम होगा, ये सब आप समझ चुके हैं। अब आपको ये समझना है कि एटीपी फॉर्मेशन कम होने से सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। वो क्या है, इस डायग्राम में आप देखिए, है ना, ये जितने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो सब सोडियम आयन है, ये जो ओवल वाला स्ट्रक्चर है वो सब पोटेशियम आयन। ये वाला एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के बाहर का। ये अंदर का है साइटोप्लाज्म वाला एरिया है। अब देख रहे हो कि बाहर में ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ज्यादा है, मतलब सोडियम आयन ज्यादा है, अंदर में पोटेशियम आयन ज्यादा है। ये नॉर्मल कंडीशन है। अब क्या होगा, सोडियम आयन बाहर में ज्यादा है, सोडियम आयन अंदर में कम है, तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज शिफ्ट करता है, तो यहाँ पे भी नेचुरली डिफ्यूज होकर अंदर आएगा, सोडियम आयन अंदर आएगा, पोटेशियम आयन बाहर जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सेल के अंदर पहले ही प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है, प्रोटीन इंट्रासेलुलर ज्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर से। अब अगर ये सोडियम आयन भी बहुत ज्यादा अंदर आ गया, अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि बाहर के जितने पानी होंगे तो सबको अंदर वो सक कर ले, तो सेल ऐसे फूलता चला जाएगा, एक दिन बर्स्ट कर देगा, सेल मर जाएगा। तो इससे बचने के लिए नेचर ने इस सेल मेम्ब्रेन में एक सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप नाम का एक मैकेनिज्म दिया है, जो बाय हेल्प ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को यूटिलाइज करके फोर्सफुली एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है इंट्रासेलुलर सोडियम आयन को बाहर की तरफ, ताकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहे। तो अगर एटीपी ही कम हो जाएगा तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम आयन का बाहर की तरफ हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, तो अंदर में सोडियम आयन बढ़ जाएंगे, प्रोटीन पहले से ही ज्यादा है तो इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वाटर स्ट्रक होना शुरू हो जाएगा और डैमेज सेल में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये बात है, इसका आप जानते हो। फिर इस फ्लो चार्ट से भी आप समझ सकते हैं, इस्चीमिया है या हाइपोक्सिया है, नेचुरली ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम होंगे तो एटीपी फॉर्मेशन कम होगा। अब इस एटीपी फॉर्मेशन कम होने से तीन इफेक्ट आएंगे सेल के अंदर। पहला जो मैं आपसे कह रहा था कि सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इसकी वजह से सोडियम आयन बहुत ज्यादा अंदर आ जाएगा, पोटेशियम आयन बाहर चला जाएगा, अंदर में वाटर एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगा। जब वाटर एक्युमुलेशन होंगे तो जो सब सेलुलर ऑर्गेनल्स है, यानी ऑर्गेनल्स जो है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसमें डैमेज शुरू हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज शुरू हो जाएगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगा, ब्लेब्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, माइलिन फिगर हो जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ब्लेब्स और माइलिन फिगर एक बार ही बन गया तो समझ लो कि स्थिति अपने एक्सट्रीम मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट में चला गया, एक्सट्रीम मोस्ट ब्लेब्स और माइलिन फिगर्स करने लगे। एक तो ये था। दूसरी बात ये है कि अगर लेस एटीपी फॉर्मेशन होगा तो सेल का जो दूसरा पाथवे है एटीपी फॉर्मेशन का, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन को तोड़ के वो एटीपी फॉर्मेशन शुरू करेंगे, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल की तरफ नहीं जाके चला जाता है आपका कोलिस साइकिल में, जहाँ पे बनाता है लैक्टिक एसिड। तो सेल में अगर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो गया तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा।
सेल का अंदर का जो मीडिया है वो एसिडिक हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो इस एसिडोसिस यानी डिक्रीज्ड पीएच की वजह से न्यूक्लियर मटेरियल में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, उसको बोलता है क्लम्पिंग, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। इसके हर वर्ड्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस का क्लम्पिंग हो रहा है, न्यूक्लियस टूट रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ। न्यूक्लियस जब टूटने लगेगा तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। इसको आपने शायद पढ़े होंगे, पिग्नोसिस, कैरोलेक्सिस, कैरोलाइसिस, इस तरह के जो टर्म है, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अप टू क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ये क्या है? ये है आपका रिवर्सिबल इंजीनियर, ठीक है। थर्ड इफेक्ट ये होगा, लेश एटीपी फॉर्मेशन के वजह से ही आप जानते हो कि बॉडी में जितने प्रोटीन्स बन रहे हैं वो कहाँ बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स जुड़े हुए, तो ड्यू टू लेश एटीपी फॉर्मेशन या ड्यू टू एसिडोसिस ये क्या होता है, जो राइबोसोम्स है वो डिटैच हो जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाते हैं। जो पोलीजोम्स है वो मोनोजोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा, प्लस आपको शायद पता हो कि लिपिड जो सेल के अंदर होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट जब सेल के बाहर करना पड़ता है। लिपिड भी सेल के अंदर ही बन रहा है, बना के सेल के बाहर भेजना है। तो जब लिपिड को सेल से बाहर भेजना होता है तो उसको प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट करके, मतलब ऐसे कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो लिपिड को कैरी करके बाहर के ले जाते हैं। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन कम होगा तो लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, तो बाहर अगर लिपिड नहीं जाएगा तो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा, यानी लिपिड डिपोजिशन भी होने लगेगा, ठीक है। जैसे मिथ्योनिन है, कोलिन है, ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि लाइपोट्रोपिक नेचर का है, मतलब लिपिड को मूव कराने के लिए। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो लिपिड भी शिफ्ट नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो लिपिड का भी एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा सेल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कुछ डाउट हो तो आप बीच में मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस दो डायग्राम में जो लास्ट क्लास में आपका क्वेरी था कि ये ब्लेब्स क्या होते हैं, मैलिन फिगर्स क्या होते हैं, तो मैंने तब भी आपसे कहा था कि इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, थोड़ा हाई लेवल की बात है, मगर ये डायग्राम इसका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ही है, टेम का है ये वाला। इसमें आप देखो ये सारे सेल्स हैं, ये सेल्स है, इसके अंदर में ये जो चीजें दिख रही है ना, डार्क ऑनियन लाइक पील बना हुआ है, लैमिनेशन बना हुआ है, देखिए इसमें लैमिनेशन लैमिनेशन लैमिनेशन, ये जितने डार्क वाले स्ट्रक्चर है, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर, यही मैलिन फिगर्स है। दीज आर ऑल मैलिन फिगर्स, ठीक है। अब होते क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। प्लस ये जो सेल है इसको भी आप गौर से देखिए तो इसका सेल मूवमेंट के ऊपर इस तरह के ब्लेस फॉर्मेशन है और पॉचिंग से दिख रहा है कई जगह पे, ठीक है। इसी का थोड़ा सा और एडवांस रूप ही है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये इस तरह का आउट पॉचिंग, दिस इज ब्लेब फॉर्मेशन। तो एक्सट्रीम कंडीशन है, सेल मतलब समझ लीजिए कि इरिवर्सिबल में जाना तय है, ये ब्लेब फॉर्मेशन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर ये दिखने लगे तो समझ लीजिए कि ब्लेब फॉर्मेशन दिखने लगे, मैलिन फिगर्स दिखने लगे तो समझ लीजिए कि खतरनाक स्थिति है। मैं आपको थोड़ा सा ये तो समझ गए होंगे ब्लेब फॉर्मेशन ये क्या है, आउट पॉचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि प्रॉपर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन खराब हो रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, तो उसका इंटीग्रिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो वीकनिंग हो जाएगा और सेल का इंट्रा सेलुलर प्रेशर की वजह से कहीं कहीं पे आउट पॉचिंग हो जाएगा। माइलिन फिगर्स क्या है? माइलिन फिगर्स ये है कि जो ऑर्गेनल मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है उसके टूटे हुए हिस्से जिसके अंदर वाटर एक्यूमुलेट कर गया है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में वाटर एक्यूमुलेट कर गया है, लिपिड एक्यूमुलेट कर गया है, कैल्शियम एक्यूमुलेट कर गया है, ये इस तरह से एक लेयर बाय लेयर बन जाता है, उसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाता है वाटर का, फैट्स का, कैल्शियम का। तो लैमिनेटेड सेल मेम्ब्रेन ही है बेसिकली ये माइलिन फिगर्स, ठीक है। 9 मिनट्स रह गए हैं, अगर दोबारा कटे तो हम लोग जोड़ेंगे, है ना, 20 मिनट्स के लिए फिर जोड़ेंगे। एक बार फिर से इसको देखो, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। आपने ये देखा इस्चीमिया हाइपोक्सिया में ड्यू टू डिक्रीज्ड एटीपी फॉर्मेशन। डिक्रीज्ड एटीपी फॉर्मेशन क्या होगा कि मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस कम होगा, मेम्ब्रेन डैमेज होगा, फाइनली टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स बनेंगे जो लिपिड पर ऑक्सीडेशन काज करते हैं, डीएनए डैमेज काज करते हैं। और ये वाला चीज जो मैं कह रहा था
कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा होता है, इंट्रा सेलुलर बहुत कम होता है। तो अगर कैल्शियम मैग्नीशियम पंप भी डैमेज हो गया तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम अंदर आ जाएंगे, साइटोसोलिक कैल्शियम बहुत बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैल्शियम का एक्सीक्वेस्ट्रेशन होता है और फिर छिप जाते हैं ना। अगर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज भी हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया से भी बाहर आ जाएगा कैल्शियम। तो फाइनली साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा और एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज प्रोटीज जैसे एंजाइम, और ये फाइनली सब मिलके मेम्ब्रेन डैमेज कॉज करेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन डैमेज कॉज करेगा, कुछ एंजाइम्स बाहर लीक करेंगे, कुछ बाहर की चीजें अंदर आएंगे, और ये फाइनली न्यूक्लियर चेंजेस। यहाँ पे देखिए मैंने न्यूक्लियर चेंजेस में लिखा है पिग्नोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोरेक्सिस। ये चीजें अगर दिखने लगा तो समझ लीजिए कि इरिवर्सिबल, सेल मर रहा है। पिग्नोसिस मतलब छोटा होना, कैरियोलाइसिस मतलब टूटना, और रेक्सिस मतलब डिसॉल्व हो जाना। सेल डेथ, मैलिन फिगर्स, ब्लेब फॉर्मेशन मतलब समझ लीजिए कि सेल डेथ होना है। ये जो एंजाइम का जो लीकेज हो रहा है सेल से बाहर की तरफ ब्लड में, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन नेचुरली सेल के अंदर के जो एंजाइम्स है, अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो लीवर के सेल्स एंजाइम से लीक करके ब्लड में आएंगे, जैसे एसजीओटी। अब जब एस्टिमेशन करते हो तो देखते हो किसी का एसजीओटी बढ़ा हुआ तो बोलते हो लीवर डैमेज हो रहा है ना। एलडीएच बढ़ा हुआ तो बोलते हो कि मसल से प्रॉब्लम है या हार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक इसको नहीं पढ़ना है हालांकि डिटेल में। तो ये है आपका फ्लो चार्ट, एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा है आपको। इसको भी देख लो आप, न्यूक्लियर चेंजेस जो मैं कह रहा था, पिग्नोसिस क्या है, कैरियोलेक्सिस क्या है, कैरियोलाइसिस क्या है, ये मुझे नहीं पढ़ाना, ये किसी और को पढ़ाना है जो न्यूक्लियोसिस पढ़ाएंगे। बस मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। पिग्नोसिस का मतलब, जैसे ये है नॉर्मल लिवर सेल, एक लाइव सेल है जो नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मल है। अब जब इसमें चेंजेस शुरू होंगे तो न्यूक्लियस देखिए कंडेंस हो गया, छोटा हो गया, डेंस हो गया, बिल्कुल कंडेंस्ड हो गया। जब ऐसा स्थिति हो जाता है तो उसको बोलते हैं पिग्नोस्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट वाले में देखो, ये कंडेंस्ड न्यूक्लियस टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसके लाइसिस हो रहा है। किसका? कैरियोन का, मतलब न्यूक्लियस का। इसलिए होता है कैरियोरेक्सिस, टूटना, ब्रेक डाउन। और जब डिजोल्व होकर बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे तो कैरियोलाइसिस। पिग्नोसिस कंडेंसेशन, कैरियोरेक्सिस ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर मेटेरियल इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, कैरियोलाइसिस मतलब डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रैगमेंट्स, बिल्कुल खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, ये नेक्रोसिस जो पढ़ाएगा आपको डिटेल में बताएगा। अब आते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी मैंने आपको बताया, फाइनली मैंने आपको ये बताया, मैंने सारे डिस्कशन उधर कर दिए हैं। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा कि साइटोसोलिक कैल्शियम आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन डैमेज हो जाता है, और सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी खत्म हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम। इतना प्रोफाउंड डैमेज ये करता है सेल मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रिया में कि आप उसको रीफर्फ्यूजन कीजिए या स्टिमुलाई को हटा दीजिए, वो कभी रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। ठीक है, वो कंडीशन हो गया तो उसी को लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल इंजरी। इधर की जितने कहानी है ये मैंने आपको बताया है, ये सारे रिवर्सिबल इंजरी है, और इसके बाद की ये जो स्टोरी है वो सारे इरिवर्सिबल इंजरी। ठीक है, प्रोफाउंड डैमेज, परसिस्टेंट हो गया, स्टिमुलाई परसिस्ट करेंगे, बहुत लंबा तक परसिस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था स्टिमुलाई, तो इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाएगा, सेल फाइनली डेथ हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है, ये अक्सर भाइबा में पूछे जाते हैं, एट व्हाट स्टेज डिड द सेल एक्चुअली डाई, या कौन सा इवेंट है जो सेल को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में ले जाता है। मैं पहले ही आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और प्रोफाउंड डिस्टर्बेंसेस इन द सेल मेम्ब्रेन, ये दो चीज अगर हो गए इतना ज्यादा कि आप उसको रीफर्फ्यूज कीजिए, ऑक्सीजन दीजिए, ब्लड दीजिए, स्टिमुलाई को हटा दीजिए, तब भी लौट के सेल वापस नहीं जाए। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज कैसे होंगे? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, मतलब फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन द एटीपी, और जो कैल्शियम ने जो डैमेज काउज किया है प्रोटीजेस एक्टिवेशन की वजह से, इसके वजह से नहीं हो सकता है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिफंक्शन का भी बहुत डिटेल में चर्चा हो गया। साइटोस्केलेटल एब्नॉर्मलिटीज ये भी मैंने बता दिया कि जो प्रोटीजेस एंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं वो प्रोटीन को डैमेज करेंगे। प्रोटीन एंजाइम फॉर्म में भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी हो सकता है। जो साइटोस्केलेटन है सेल मेम्ब्रेन का, उसको डैमेज करेगा। और ये जो है ऑक्सीजन रेटिकल्स वाला, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत मतलब समरी फॉर्म में, बहुत कंसाइज फॉर्म में मैंने इसको कोशिश किया है कि आपको एटलीस्ट आज वाला जो मेरा
प्लान था कि मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को कवर कर लूँ, तो उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप अपनी तरफ से इंटरैक्ट कीजिए, टाइम है मेरे पास। बहुत हड़बड़ी में हम लोग नहीं है कि मैं भागता जाऊँ, आप बैठ के सुनते रहो, कितना सुने नहीं समझे, उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ के अभी 3 मिनट है, उसके बाद भी 20 मिनट है। तो मैं चाहता हूँ आप इंटरैक्ट कीजिए, आप बोलोगे तो मेरा समझ में आया कि मैं अपना मैसेज पास कर पाया कि नहीं कर पाया। नहीं तो पता ही नहीं चलता आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो आप कुछ इंटरैक्ट करो एनीवे किसी भी तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में या कैसे भी। तो इट्स योर टर्न सर है। हाँ, बोलिए। आसफ़ी। मुझे साइटोसैलिक कैल्शियम इंक्रीजमेंट नहीं समझ में आया सर, कैसे इंक्रीज कर जाता है इंट्रासेलुलर? हाँ, ठीक है, गुड। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये है ना डायग्राम, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये इंट्रासेलुलर स्पेस है। इस डायग्राम में यस सोडियम सर। पोटेशियम आयन को दिखा रहा है। बस आपको क्या करना है कि जहाँ-जहाँ सोडियम लिखा है ना, उसको आप कैल्शियम मान लीजिए बस। एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होते हैं, अबाउट 10,000 टाइम्स ज़्यादा होते हैं सेल्स के बाहर, कैल्शियम, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट होगा, माने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो मूव करेगा। जब मैं कह रहा हूँ कि 10,000 टाइम्स कैल्शियम आयन बाहर में है, तो नेचुरली डिफ्यूज करके आएगा विदाउट एनी एनर्जी रिक्वायरमेंट। उसका नेचर ही है हाई यस से सर। लोअर की तरफ जाना। तो कैल्शियम अंदर की तरफ आएंगे। अब जब अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो उसको अपने अंदर में सिक्वेस्टर्ड मतलब हाइड कर लेता है, छिपा लेता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कुछ कैल्शियम जो सेल के लिए खतरनाक हो सकता था, उसको माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने अंदर छिपा लिया, साइटोप्लाज्म नहीं रहने दिया। और एक जैसे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, उसी तरीके से कैल्शियम मैग्नीशियम एटीपेज पंप होता है। जिस तरह से ये एक्टिवली सोडियम को ढकेल के बाहर कर रहे हैं, उसी तरीके से वो कैल्शियम को ढकेल के बाहर कर रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा हुआ कि सेल मेम्ब्रेन में ये कैल्शियम मैग्नीशियम एटीपी पंप काम नहीं कर रहा है, या जो आपके ऑर्गेनल मेम्ब्रेन है वो काम नहीं कर रहे, तो जितने भी कैल्शियम अंदर आए हैं, अब उसको तो आप एक्टिवली बाहर नहीं ढकेल सकते हो। दूसरा जो सिक्वेस्टर्ड कैल्शियम था माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो भी निकल-निकल के साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में जैसे ही कैल्शियम आयन बढ़ेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि जो डिफरेंट एंजाइम जो मतलब फंक्शनल एंजाइम्स है, फंक्शनल प्रोटीन्स है, जितने तरह के एंजाइम्स है, जैसे फॉस्फोलाइपेज हो गया, उसको एक्टिवेट कर देगा। फॉस्फोलाइपेज किस पे एक्ट करेगा? फॉस्फोलिपिड में। फॉस्फोलिपिड कहाँ मिलता है बेसिकली? सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। सेल मेम्ब्रेन। यस सेल सर। मेम्ब्रेन डैमेज शुरू होना हो जाएगा। प्रोटीजेज को एक्टिवेट कर दिया, तो प्रोटीजेज का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, तो जितने भी तरह के प्रोटीन बनाया होगा, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। इंडोन्यूक्लियेजेज को एक्टिवेट कर देगा, तो जेनेटिक मटेरियल खत्म हो जाएगा। मतलब एटीपेज को एक्टिवेट कर देगा, तो एटीपेज बर्बाद कर देगा। ये है इन नटशेल कैल्शियम। और ये एकदम सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप को आप अगर ऑक्सीजन देने लगिए, तो वो रिवर्ट बैक हो जाता है, सब कुछ ठीक कर लेता है। लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम वाला जब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो फिर सेल का खतरनाक स्थिति होता है। सेल डेथ होना तय है। तो मतलब सर ये कंडीशन अगर क्रिएट करेगा तो सेल इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच